अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी डील होने वाली है जो आने वाले 10 साल में दुनिया की ताकत बदल सकती है और इस डील के बीच में है भारत, तो क्या आप यकीन करेंगे? इंडिया और यूरोप के बीच होने वाली ट्रेड डील सिर्फ व्यापार नहीं है, ये ग्लोबल पावर का गेम है। पहले देखेंगे सबसे बड़ा ऐतिहासिक एग्रीमेंट समझौता। तो ये समझौता एक्चुअल में क्या है वो देखेंगे। भारत और यूरोप के बीच एक शानदार ट्रेड डील हुई है। इस समझौते को व्यापार की मदर ऑफ डील्स कहा जाता है या कहा जा सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर गेम चल रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये एक्चुअल गेम क्या है। एक मजबूत रणनीतिक पार्टनरशिप ये कैसे हो सकती है? यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक मजबूत ग्रुप है। यह इंडिया के लिए एक बहुत अहम पार्टनर है। दोनों के बीच हमेशा शानदार स्ट्रेटेजिक और स्ट्रॉन्ग रिश्ते रहे हैं। इसके बाद देखिए 20 साल का इंतजार खत्म, यानी कि कई सालों से ये ट्रेड डील होने वाली थी लेकिन हो नहीं पा रही थी। इसलिए इस बार जब हो गई है तो इसका विशेष महत्व होता है। यह ट्रेड समझौता पिछले 20 सालों से लॉन्ग पेंडिंग था, यानी कि हो नहीं पा रहा था। अब दोनों देशों के बीच न्यू एग्रीमेंट फाइनली तय हो गया है। यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, मतलब वो जो 27 कंट्रीज है उनके बीच में और इंडिया के बीच में। इससे हमारे देश का हेवी एक्सपोर्ट फ्यूचर बढ़ने वाला है। अपना माल उनके यहाँ पहुंचाने वाले, उनका माल अपने यहाँ आएगा। एक ओपन मार्केट, एक फ्री मार्केट मिलने वाला है। इसके बाद ट्रेड में भारी उछाल आएगा। तो कैसे आता है? इस एग्रीमेंट से 90% आइटम्स पर टैरिफ कम होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि इस एग्रीमेंट से 90% आइटम्स पर टैरिफ कम होगा। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट उस देश की, जो किसी भी देश की गवर्नमेंट होगी, वह आयात करने वाले, इंपोर्ट करने वाले माल पर वो लगाती है। जैसे भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है उन दोनों देशों के बीच में, उस पर डिपेंड करता है कि वो टैरिफ कितना रहेगा। वो एक तरीके का टैक्स होता है। इंडियन दवाओं की फॉरेन बाजार में डिमांड बढ़ेगी। भारत एक दवाई निर्मित करने वाला देश है। यहां से जाने वाली काफी सारी दवाइयों को अन्य देशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो वही दवाइयां अदर मार्केट में, अदर देशों के मार्केट में बहुत अच्छे से बिकने को वहां पर एक फ्री मार्केट या ओपन मार्केट वहां पर मिल सकता है। इसके बाद है यूरोप से भी कई एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स इंडिया आएंगे। अगर मार्केट अवेलेबल हो जाता है इस ट्रेड डील की वजह से, तो यूरोप में जो बिकने वाले एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंडिया में इजी आ पाएंगे। ये भी एक बेनिफिट हमारे लोगों को मिल सकता है। इसके बाद देख सकते हैं बदलती हुई विश्व की पॉलिटिक्स। इसमें है आज के प्रेजेंट टाइम में अमेरिका बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। तो अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल होने का यही एक कारण है कि जैसे ईरान के साथ उनका संघर्ष काफी समय से चल रहा है। शुरू में उन्होंने कुछ नरम भूमिका रखी थी, उसके बाद में अचानक से सख्त भूमिका ले ली। इन सारी बातों की वजह से अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए दुनिया को एक नया पावर सेंटर चाहिए। शायद वो इंडिया के रूप में यदि मिल जाता है, दुनिया का उसमें फायदा ही है। अन्य देशों का, जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज है, इनका तो वो फायदा ही है, क्योंकि अमेरिका का जो बदलता हुआ, बार बार बदलता हुआ जो पॉलिटिक्स है, शायद उससे ये देश भी जो है तंग आ चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी तरफ चीन का एटीट्यूड बेहद एग्रेसिव हो चुका है। ये जो ज्यादा विकसित देश माने जाते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इसके अलावा और भी देश है, रशिया है। तो इसमें जो चाइना है, ये चाइना का जो एटीट्यूड है वो एग्रेसिव होता है। वो हमेशा दूसरे देशों को, छोटे देशों को मार्केट के ट्रेड के रूप में थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इंडिया की तरफ देखने का जो अन्य देशों का नजरिया है वो काफी अच्छा है और साफ सुथरा है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत एक ऐसा हब बने या भारत एक ऐसा मार्केट प्लेस बने जहां पर सारे देश इजी व्यापार कर सकेंगे। तो ये इसका एक बेनिफिट है, ये भी हम समझते हैं। इसके बाद आपूर्ति श्रृंखला में ग्लोबल शिफ्ट। तो ये कैसे हो सकता है? कोरोना महामारी के बाद दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई थी। कोरोना महामारी के बाद दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई थी। तो आप तो जानते ही हैं कि कोरोना के कारण बिल्कुल यातायात बंद हो गई थी, आना जाना, मतलब वो इतनी खतरनाक बीमारी थी कि उससे सारे लोग एकदम प्रभावित हो गए थे। इसका अंजाम जो है सारे राष्ट्रों को भुगतना पड़ा था उस समय। अब कोई भी देश चीन पर हेवी डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता। मतलब अन्य जितने भी देश है विश्व में, वो देश चीन पर डिपेंड रहना नहीं चाहते। एक्चुअली चाइना के पास काफी सारा ट्रेड के लिए मटेरियल हो सकता है, लेकिन फिर भी अन्य देशों को, जो विश्व के अन्य देश है जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, तो उनको भी एक ऑप्शन चाहिए और वो इंडिया की तरफ ऑप्शन के रूप में बहुत अच्छे से देख रहे हैं।
भारत और यूरोप एक दूसरे के बेहतर स्ट्रेटेजिक ऑप्शन बन सकते हैं। ये भी इस ट्रेड डील के माध्यम से हम समझ सकते हैं। भारत और यूरोप एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन के रूप में सामने आ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक ह्यूज इकोनॉमिक अवसर, एक बहुत विशाल सा एक हमें अवसर मिल सकता है। कौन सा? कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो और हम सारे लोग मिलकर के एक अच्छी तरक्की की ओर जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है देखते हैं। इस एग्रीमेंट से 2 अरब लोगों का मार्केट क्रिएट होगा। ये देखिए, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के लोग और अपने इंडिया के लोग, तो इनके बीच में एक बिजनेस का रिश्ता बन जाएगा। इससे पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा, यानी कि ये आगे मतलब अर्थव्यवस्था को आगे लाने का ये काम किया जाएगा। दोनों रीजन्स मिलकर दुनिया की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा मेक करते हैं, और ये जो 27 देश जो यूरोपियन कंट्रीज है वो और इंडिया, ये मिलकर के बहुत अच्छे से इकोनॉमिक ग्रो कर पाएंगे, और काफी सारा जो परसेंटेज है वो इन सारे देशों ने व्याप्त किया हुआ है। इस बात को भी समझना होगा। किस किस दृष्टि से? इकोनॉमी की दृष्टि से ये 27 देश और इंडिया मिलकर के काफी सारा इकोनॉमी का हिस्सा वो कवर कर लेते हैं। रक्षा और सुरक्षा कोऑपरेशन, ये जो 27 देश है, ये देश और भारत ये मिलकर के एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा के लिए सहयोग कर सकते हैं। इस बात को भी हमें समझना होगा। अगर ट्रेड डील हुई है तो एक दूसरे की सहायता करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक दूसरे के हितों का विचार करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उस ट्रेड डील में अगर कोई दोनों में से कोई प्रभावित हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि उसमें उस बिजनेस में दोनों का लॉस हो सकता है। इसलिए अगर कोई भी देश प्रभावित होता है तो उसकी तरफ से वो जो ट्रेड डील में शामिल जितने भी देश होते हैं उनको एक दूसरे के लिए मददगार साबित होना पड़ता है। तो इसलिए दोनों मिलकर एक नई रक्षा और सिक्योरिटी पार्टनरशिप शुरू की है या कर सकते हैं। इसमें मैरीटाइम और साइबर सुरक्षा पर खास फोकस रहेगा। मैरीटाइम यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये जो सागरी सुरक्षा है, समुद्र की सुरक्षा है, इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे दोनों देश। आतंकवाद से फाइट के लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएंगे। इन दिनों हम देख ही रहे हैं कि विश्व कैसे किस तरीके से आतंकवाद का सामना कर रहा है। ऐसा कोई देश नहीं है वो आतंकवाद से प्रभावित नहीं हुआ हो। तो इसके लिए अगर रूल्स रेगुलेशंस बनाने हो तो मिलकर के दोनों देश मिलकर के बना सकते हैं। इसके अलावा विमानन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं मिलकर के वो देखेंगे। एविएशन सेक्टर क्या है वो समझते हैं। जैसे कि हवा से भारी विमान है, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है, इसके डिजाइन किस तरीके से किए जाते हैं, इसका डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, संचालन है, और इसका उपयोग से संबंधित एक व्यापक ये एक बिजनेस है। इसी को हम विमानन क्षेत्र कह सकते हैं या एविएशन सेक्टर भी कहा जा सकता है। तो एविएशन सेक्टर में दोनों देशों के बीच में एक मेजर पैक्ट हुआ है। मेजर पैक्ट हुआ यानी कि मेजर एग्रीमेंट हुआ है। भारत में फॉरेन हेलीकॉप्टर्स की मैसिव मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी इस तरीके से। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर्स इंडिया में बन पाएंगे। इससे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारी इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इसमें अगर इन्वेस्टर आते हैं तो उसको एक तरीके से मान लीजिए गति मिलेगी, एक स्पीड मिलेगा, और वो जो व्यापार है वो आगे चलकर बहुत अच्छे से काम करेगा। इसकी कुछ मर्यादाएं भी हैं। वो मर्यादा क्या होती है वो देखेंगे। जलवायु और कार्बन पर किस तरीके से टैक्स लगेगा। यूरोपीय संघ बाहर से आने वाले गुड्स पर टैक्स लगा रहे हैं, तो मतलब अपने यहां से जो भी कोई माल जाएगा उस पर टैक्स लगेगा। इस नए रूल की वजह से एक बड़ा क्लाइमेट इशू हो सकता है। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स वहां जाकर काफी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, मान के चलिए। इसके अलावा ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र की कंसर्न्स क्या है, चिंताएं क्या है। इस समझौते से भारतीय किसानों को थोड़ा ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो कैसे होगा? यूरोप से बहुत ही सस्ता कृषि प्रोडक्ट्स जो है, खेती के प्रोडक्ट्स जो है, वो इंपोर्ट करके भारत आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वहां पर सस्ते में बनाए गए प्रोडक्ट्स यहाँ पर अगर सस्ते में बिकेंगे, और हमारे यहाँ के प्रोडक्शन को यदि ज्यादा खर्चा आया होगा तो हम उसी दाम पर वह उनके तुलना में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे। तो हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट्स पर थोड़ा सा दबाव बनेगा और उनकी मांग थोड़ी सी कम हो जाएगी, या मांग भी बढ़ती है तो हम बेच नहीं पाएंगे क्योंकि हमको वो जो दाम चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है। इससे हमारे स्थानीय बाजार का पूरा मार्केट बैलेंस बिगड़ सकता है। ये भी एक संभावना जताई जा रही है। शायद गवर्नमेंट की कुछ उसमें अलग पॉलिसी हो सकती है, वो भी उसके बारे में कुछ अगर नया अपडेशन आता है तो उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे मानवाधिकार और पॉलिसी नीतियां। तो यूरोपियन कंट्रीज भारत के बारे में किस तरह से सोचते हैं। कई बार यूरोपियन यानी कि यूरोप भारत पर स्ट्रिक्ट यानी प्रेशर डालते रहते, तो इसकी क्या वजह है? तो वो ये उनका ये मानना है कि भारत में कई बार ये मानवाधिकार के बारे में, मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का पालन नहीं किया जाता, रूल्स का पालन नहीं किया जाता।
दोनों की एक सिग्निफिकेंट व्यापारिक ट्रेड नीतियों में काफी बड़ा डिफरेंस है। तो वो चाहते हैं कि हम अगर यूरोपियन कंट्रीज हमेशा चाहते हैं कि हम उसी देश से व्यापार करेंगे जहां पर मानवाधिकार का पालन ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि बिजनेस अच्छे से ग्रो हो सके। इसके अलावा ह्यूमन मानवाधिकार के राइट्स मुद्दों पर भी अक्सर वहां पर डिबेट्स होते रहते हैं, और इसका महत्व इस बिजनेस ट्रेड डील में कैसा है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कि यूरोपीय देश भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को महत्व तो देते हैं, लेकिन अल्पसंख्याक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर हमेशा वह चिंताएं जताते रहते हैं। जैसे कि हालिया प्रस्तावित भारत ईयू ट्रेड डील एफटीए इन चिंताओं के बावजूद भी भू राजनीतिक और आर्थिक कारणों से आगे बढ़ रही है, जिसमें व्यापार के साथ स्थिरता और मानव अधिकार पर जोर दिया गया है। तो इसमें खास करके चिंताएं कौन सी हैं कि यूरोपीय संसद और कुछ मानवाधिकार समूह भारत में अल्पसंख्यकों, नागरिक समाज संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदियों को लेकर काफी सारे सवाल उठाते रहते हैं। तो इन सारी बातों को भी हमें इस ट्रेड डील के दृष्टिकोण से समझना होगा, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद रूस के साथ रिलेशंस कैसे है वो देखेंगे। भारत और रूस के बीच हमेशा से एक अच्छी फ्रेंडशिप रही है, एक अच्छे से रिलेशन उनके शुरू से रहे हैं। यूरोप को करीबी रिलेशन से अक्सर हाई टेंशन्स होती रहती है, और यूरोपियन कंट्रीज की ये सोच है कि अगर भारत रशिया के ऐसे ही रिलेशंस रहे तो शायद भारत के साथ व्यापार किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये उनको हमेशा कंसर्न रहती है, हमेशा चिंताएं रहती है। फिर भी भारत अपनी स्वतंत्र विदेश फॉरेन पॉलिसी पर हमेशा कायम है, और वो हमेशा हमेशा से सभी देशों से एक समान नीति के तरीके से व्यवहार करने वाली नीति वह अपनाता है। क्या क्या अवसर भविष्य में यहाँ पर भारत में निर्माण होंगे। छात्रों और वर्कर्स के लिए शानदार माइग्रेशन के रास्ते खुलेंगे। एक देश में दूसरे देश के लिए पढ़ने के लिए जाना या वो काम करने के लिए, जॉब्स के लिए जाना, ये भी काफी अच्छी तरीके से संभव हो सकता है। इसके अलावा यूरोप से भारत में बेहतरीन नई टेक्नोलॉजीज आएगी, और उन टेक्नोलॉजीज की सहायता से भारत बहुत अच्छे से तरक्की कर पाएगा। ये भी एक इसमें संभावना मानी जाती है। ग्लोबल लेवल पर भारत का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस स्थापित होगा। जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की कि जैसे लोग अभी चाइना का जो एटीट्यूड है बिजनेस को लेकर के, वो भी अन्य देशों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, और अमेरिका का जो भी रवैया रहा है, वो भी उनकी बदलती राजनीति रही है, उससे भी लोग तंग आ चुके हैं। इसलिए भारत की तरफ वो एक अच्छे मार्केट के रूप में वो देख रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर भारत एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बनकर उभरेगा। एक नए डिजिटल युग की शुरुआत होने जा रही है। यह रिश्ता सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, इस बात को भी समझना होगा। बदलती दुनिया में एक नया और एक्सलेंट मॉडल यह पेश करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए यह विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग अगर अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने काफी सारे पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थे वो हमने कवर करने की कोशिश की है। यदि इसके बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, उसका एक सटीक जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।